भाग 2। पिछले भाग में आपने देखा कि अंजलि के मन मस्तिष्क में किशोर का छिन जाने का भय किस कदर उस पर हावी हो गया और उससे पार पाने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। वह जितना सोचती उतना ही उलझती। अब आगे। किंतु अंजलि को अपने प्यार किशोर पर इतना विश्वास था कि ऐसी बात उसके मन में कभी आई ही नहीं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उससे भी ऐसी समस्या का सामना कर पड़ सकता है। एक बार उसका मन हुआ कि वह किशोर से मालती के बारे में पूछे, उसके साथ चल रहे प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करे। उससे पूछे कि उसके प्यार और समर्पण में कहाँ कमी रह गई, कि इस उम्र में उसे दूसरी सहचरी की आवश्यकता पड़ गई, या उससे उसके प्यार को अपमानित करने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया है। मन किया उसे डांटे, लड़े झगड़े जिससे कि उसके मन की आग शांत हो सके, लेकिन उसके संस्कारी मन ने उसे ऐसा करने से रोका। शांत मन से सोचा तो अंजलि को लगा कि हो सकता है निशा ने जो बात बताई हो वह सच न हो, मात्र अफवाह हो। एक स्त्री और पुरुष एक साथ यदि काम करते हैं तो कुछ लोग महज लुत्फ उठाने के लिए ऐसी बातें करके बात का बतंगड़ बनाने से नहीं चूकते। और यदि निशा की बातों में कुछ सच्चाई है भी तो रोने धोने या लड़ने झगड़ने से किसी समस्या का अंत नहीं होता। कभी कभी ऐसी स्थिति में इस तरह की बातों से बात सुधरने की बजाय बिगड़ भी जाती है। अतः उसे शांति और धैर्य से काम लेते हुए कूटनीति से काम लेना होगा, जिससे लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। उसे एहसास हो गया था कि कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में यदि जीना है तो अपने आंख और कान सदैव खुले और चौकन्ने रखने चाहिए, वरना पलक झपकते ही पल भर में पता नहीं कब कहां और कैसे क्या से क्या हो जाए और पता भी नहीं चले। किशोर शीघ्र ही नींद के आगोश में खो गया, लेकिन अंजलि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। क्या वह किशोर को मालती से दूर कर पाएगी? पता नहीं वे दोनों कब से साथ साथ चल रहे हैं तथा कितनी दूर जा चुके हैं। बच्चों को जब पता चलेगा तो क्या उनके दिल में पिता के लिए मान सम्मान रह पाएगा? कहीं किशोर ने उस दूसरी औरत के लिए हमसे तलाक ले लिया तो? नहीं, किशोर ऐसा नहीं कर सकता। इतने वर्षों का साथ क्या ऐसे अचानक तोड़ा जा सकता है? उसे किसी भी प्रकार से इन दोनों को अलग करना होगा। कुछ वर्ष पूर्व उससे दीदी रवीना मिलने आई थी। उनके शब्द उसके मस्तिष्क में गूंजने लगे, तेरे जीजू की कई मंत्रियों से जान पहचान है, तू कहे तो किशोर का हेड ऑफिस में स्थानांतरण करवा दें। दीदी अभी नहीं, आशा हायर सेकेंडरी की परीक्षा दे ले, उसके बाद सोचेंगे। इस छोटी सी जगह में तुम लोग रह कैसे लेते हो? एक दिन बातों बातों में दीदी ने कहा था। वास्तव में महानगर में रहने की अभ्यस्त दीदी को यह छोटा सा शहर अत्यंत नीरस प्रतीत हो रहा था। दीदी, यह जगह छोटी अवश्य है, लेकिन किंतु सुख सुविधा के साधनों से भरपूर है। वैसे भी इतना बड़ा बंगला, नौकर चाकर की सुविधा बड़े शहर में नहीं मिलेंगी, और इससे भी अधिक ऐसी शुद्ध हवा, ताजी फल और सब्जियां महानगरों में ढूंढने से भी नहीं मिलते। अंजलि ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था। वैसे किशोर के पद के अनुसार मिली सुविधा और प्रतिष्ठा से दीदी भी प्रभावित थी। यह भी निर्विवाद सत्य है कि कुछ उच्च वर्ग के व्यावसायिक घरानों को छोड़कर एक व्यवसाय चाहे जितना भी पैसे वाला क्यों न हो, एक प्रतिष्ठित कंपनी के अधिकारी के समान शानो शौकत से नहीं रह पाता। यदि वह अधिकारी जनरल मैनेजर हो तो बात ही कुछ और होती है। वेतन भले कम हो, लेकिन अन्य भत्ते तथा सुख सुविधाएं उसे एक छोटी रियासत का राजा बना देती हैं। वैसे भी मुफ्त में मिली सुविधाएं किसे अच्छी नहीं लगती। आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि इन सुविधाओं का भोग अधिकारी की अपेक्षा उसका परिवार ही अधिक करता है। यद्यपि लोगों की जागृति के कारण आज स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन कमोवेश पहली वाली ही स्थिति है। आशा अब हायर सेकेंडरी कर मेडिकल में प्रवेश पा चुकी है, अतः अब इन बदली हुई परिस्थितियों में कल ही दीदी को फोन करके स्थानांतरण के लिए प्रयत्न करने के लिए कह दूंगी। वैसे भी यहाँ रहते हुए कई वर्ष हो गए हैं। यदि ऐसा हो गया तो उसके और किशोर के लिए अच्छा ही होगा। शायद इस तरह पैदा हुआ अलगाव और दूरी उन दोनों के मध्य प्रस्फुटित हुए संबंधों का भी अंत कर देगा, और वह शायद नई जगह, नए वातावरण में अपने प्यार और समर्पण के
द्वारा अपने बिछुड़े प्यार को लौटा पाने में सफल हो पाए। लेकिन कहीं किशोर को पता चल गया तो उन्हें वैसे भी सिफारिश द्वारा कोई भी काम करवाने से सख्त नफरत है। यदि दीदी ने ही उससे स्थानांतरण का कारण पूछ लिया तो वह क्या जवाब देगी? नहीं नहीं, मुझे कोई और उपाय सोचना होगा। अचानक उसे याद आया कि अगले सप्ताह ही उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ है। क्यों न इसे एक बड़े समारोह के रूप में मनाकर किशोर के मन की थाह ली जाए। खिड़की से झांकती भोर की पहली किरण के साथ ही अंजलि का विश्वास दृढ़ निश्चय में बदल गया। उसे लग रहा था कि एक स्त्री जहां अपनी छोटी सी भूल से अपने प्यार को खो सकती है, तो वही प्रयास करके उसे पा भी सकती है। दूसरी औरत किशोर के जीवन में कभी उसका स्थान नहीं ले पाएगी। वही उसकी पहली और अंतिम औरत रहेगी। आज से वह उसकी पत्नी ही नहीं, प्रेयसी भी बनेगी। वास्तव में किशोर के दिल में जगह बनाने के लिए उसे आज और अभी से प्रयास करना होगा। इस विचार ने उसके तन मन को एक नई आभा, नई चेतना से ओतप्रोत कर दिया। किशोर को अदरक और तुलसी की पत्ती की मसाले वाली चाय पसंद है। कितने वर्षों से उसके आग्रह के बावजूद भी वह उसे अपने हाथ की चाय नहीं पिला पाई है। इस विचार के साथ ही अपनी संपूर्ण शक्ति को एकत्रित करते हुए, जहां अंजलि कल तक बेड टी के लिए बेला का इंतजार करती थी, आज उसने स्वयं बेड टी बनाकर किशोर को जगाया, तो उसने आश्चर्य से उसका माथा छूकर पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम चाय बनाकर क्यों लाए? बेला कहाँ गई? आंख जरा जल्दी खुल गई तो सोचा आज मैं ही चाय बना दूं। तुम्हारी मनपसंद चाय बनाकर लाई हूं। अंजलि ने कप उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, काफी दिनों बाद तुम्हारे हाथ की चाय पी रहा हूं। सच बहुत स्वादिष्ट है। किशोर ने प्रशंसात्मक स्वर में कहा, अगर आज तुम्हारी कोई मीटिंग ना हो तो आज मार्केट जाना चाहती हूँ। पहले पूर्ण रूप से ठीक तो हो लो। वैसे भी मार्केट जाने की इतनी आवश्यकता क्या पड़ गई? तुम्हें याद है, इसी महीने की 12 तारीख यानी आज से ठीक 10 दिन बाद हमारे विवाह की 25वीं वर्षगांठ है। मैं इस सुअवसर को कुछ विशिष्ट अंदाज में मनाना चाहती हूँ। जैसा तुम चाहो करो, लेकिन पहले ठीक तो हो लो। मैं अब ठीक हूँ। तुम बताओ आज शाम को खाली हो या नहीं? मेरी क्या आवश्यकता है? गाड़ी लेकर चली जाना, जो चाहे खरीद लाना। तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड तो है ही। किशोर ने दिल लगी करते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एक नया सूट सिलवाना है। उसका नाप मैं तो नहीं दे पाऊंगी। अंजलि ने भी उसी अंदाज में उत्तर दिया, ठीक है, आज मैं जल्दी आने का प्रयत्न करूंगा। यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो मालती को भी साथ ले लें। कपड़ों के मामले में उसकी रुचि अच्छी है। तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही फोन करके उससे बात कर लूंगी। गहरी नजरों से उसे देखते हुए पुनः बोली, जैसा तुम चाहो। कहकर किशोर ने बात समाप्त करने की गर्ज से अपनी नजर पेपर पर टिका दी। उसके बाद के दिन अंजलि के बेहद व्यस्तता में गुजरे। जिसको कार्ड दिए जा सकते थे उसको कार्ड दे दिए। जो दूर थे उनको फोन द्वारा ही सूचित कर दिया गया। पूरी तैयारी में मालती उसके साथ रही। आखिर वह दिन ही गया जिस दिन का अंजलि को बेसब्री से इंतजार था। बच्चे भी आ गए थे। अंजलि ने इसी अवसर के लिए खरीदी किशोर के सूट से मेल खाती अपनी जरी वर्क की बेशकीमती ऑफ वाइट साड़ी पहनी। जूड़ा बांधकर वेनी लगाकर हल्का मेकअप किया। उसी समय किशोर ने उसको प्रशंसात्मक निगाहों से निहारते हुए चिरपरिचित अंदाज में हौले से कहा, अनछुई लग रही हो, कहो तो हनीमून के लिए भी टिकट बुक करा दूं। फिर थोड़ा रुककर बोले, बेकार तुमने इतना तामझाम किया। इस समय तो बस तुम और मैं होते तो आनंद ही कुछ और होता। अंजलि खामोश रहकर मुस्कुराते हुए किशोर के शब्दों की सच्चाई जानने की चेष्टा कर ही रही थी कि अमित और आशा आकर बोले, मम्मा पापा आप अभी यहीं हैं? बाहर मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। बस चलते हैं बेटा, तुम्हारी मम्मी का फिनिशर टच समाप्त ही नहीं हो रहा है। बाहर आकर किशोर और अंजलि मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करने लगे। उसे देखकर निशा भी हैरान थी। उसे लग ही नहीं रहा था कि यह वही अंजलि है जिससे वह 10 दिन पूर्व मिली थी तथा जो उसकी बात सुनकर हैरान परेशान थी। उन दोनों को बधाई देते हुए जब लोगों ने कहा, रियली बोथ ऑफ यू आर मेड फॉर ईच अदर, या आप दोनों को देखकर लगता ही नहीं है कि आपके
विवाह के 25 वर्ष हो गए हैं। आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लोगों की टिप्पणी सुनकर अंजलि अत्यंत ही प्रफुल्लता महसूस कर रही थी। सबको धन्यवाद देते हुए उसकी प्रफुल्लता उसके अंग अंग से प्रकट हो रही थी। एक नया तेज उसके चेहरे पर दृष्टिगोचर हो रहा था, जिसने उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा दिए थे। वीडियो फोटोग्राफर प्रत्येक क्षण को कैमरे में कैद करता जा रहा था। सबके साथ फोटो खिंचाने के बाद मालती को फोटो के लिए बुलाया तो वह झिझकते हुए बोली, रहने दीजिए दीदी, मैं अकेली आप लोगों के बीच अच्छी नहीं लगूंगी। अंजलि के आग्रह पर मालती ने फोटो तो खिंचवा ली थी, किंतु उसके स्वर में छाई झिझक तथा निराशा देखकर वह भी आश्चर्यचकित थी, वरना नववर्ष पर आयोजित पार्टी में तो मालती अपने स्वच्छंद विचारों एवं वाक्पटुता के कारण छाई रही थी। 2 घंटे चली इस पार्टी में सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी अंजलि ने अपना आत्मविश्वास पा लिया था। वैसे प्रत्येक दिन सुबह 20 मिनट के योगाभ्यास के कारण उसका शरीर अन्य हम उम्र महिलाओं की तरह ढीला नहीं पड़ा था। उसमें आज भी आकर्षण है, यह वह जानती थी, किंतु निशा की बात ने उसे बेहद डरा दिया था। यद्यपि किशोर के व्यवहार से उसे अभी तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। दूसरे दिन मालती को धन्यवाद देने के लिए फोन किया तो पता चला कि वह आज ऑफिस आई ही नहीं है। किशोर से पूछा तो बोले वह छुट्टी लेकर घर चली गई, लेकिन तुम एकाएक उसमें दिलचस्पी क्यों लेने लगी हो? उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रतिप्रश्न पूछा। बस ऐसे ही, अकेली रहती है, दिल की अच्छी है और फिर हमारी पार्टी को सफल बनाने के लिए उसने पूरे मनोयोग से काम किया था, अतः धन्यवाद देने के लिए फोन किया था। नहीं मिली तो आपसे पूछ लिया, सहज स्वर में अंजलि ने कहा था। अमित और आशा चले गए थे। अभी हफ्ता भर ही बीता था कि डाक में आए एक पत्र को देखकर अंजलि चौंक गई। आज के युग में पत्र, उससे भी अधिक प्रेषक की जगह मालती का नाम देखकर आश्चर्य से भर गई। उत्सुकता से पत्र खोला, लिखा था, दीदी मैं प्रभाकर के पास लौट आई हूँ। अभी निश्चय नहीं किया है कि नौकरी करूंगी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि अब जो भी करूंगी वो प्रभाकर के साथ रहकर उसके सहयोग से ही करूंगी। जीवन एक समझौता है, अगर समझौते करने ही है तो उसी के साथ क्यों न करूं जिससे मैंने प्यार किया, जिसके साथ अग्नि के समक्ष जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया था। मानती हूं मैं प्रभाकर के डोमिनेटिंग व्यवहार से परेशान हो गई थी, पर आज उसका व्यवहार देखकर मुझे लग रहा है कि वह मुझे लेकर थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव हो गया था। प्रभाकर से इतने दिन अलग रहकर यह भी अच्छी तरह समझ गई हूं कि सच्ची मानसिक शांति घर परिवार में रहकर ही पाई जा सकती है। स्वतंत्र रहना, ऐच्छिक जीवन जीना, यह सब नारी मुक्ति के नाम पर की जा रही बड़ी बड़ी बातें हैं, जिससे मेरे जैसी नारियां अक्सर भ्रमित हो जाती है। सिर्फ ईंट पत्थरों की दीवारों से ही घर नहीं बनता, घर बनता है लोगों से जो अपने हों, दुख सुख में काम आ सके, जिसके कंधे पर सिर रखकर रोया भी जा सके और कहकहे भी लगाए जा सके। दीदी, उस दिन आपने मुझे समझाना चाहा था, किंतु मैं अपने अंतः कवच में कैद आपकी बातों को समझ नहीं पाई थी। आज सोचती हूँ मेरी जिद और स्वच्छंदता ने मुझे क्या दिया। अकेलापन, सूनापन और इससे भी बड़ा आरोप लगा चारित्रिक पतन का। आज मैं निःसंकोच कह सकती हूँ, ऑफिस के ही एक सहकर्मी ने मेरे ही घर में घुसकर एक रात मेरे साथ गुजारने की पेशकश की थी। उसके आग्रह को ठुकराने पर उसने जबरदस्ती बल प्रयोग करने का प्रयत्न भी किया, किंतु उसमें भी असफल रहने पर उसने मेरे और सर के बारे में दुष्प्रचार किया। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि अकेले होने के कारण मुझे घर जाने की जल्दी नहीं रहती थी, जिसके कारण आवश्यकता पड़ने पर देर रात तक सर के साथ काम करने में मुझे न अनुचित लगता था न ही हिचकिचाहट होती थी। दीदी, यह सच है कि एक साथ काम करने के कारण मेरा सर के साथ मानसिक और भावात्मक लगाव हो गया था। वह मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन सिर्फ एक कार्यकुशल परिश्रमी अधिकारी के रूप में जो अपने मातहतों से काम लेने के साथ साथ सम्मान देना भी जानता है। दीदी, उस रात पार्टी में सभी लोग अपने परिवारों में मस्त थे, वहां मैं ही अकेली थी। लोग सिर्फ बेतुके मजाक या फ्लर्ट के उद्देश्य से मेरे पास आते थे। उनके लिए मैं सिर्फ वस्तु थी, एक ऐसी वस्तु जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
इससे भी अधिक दुख मुझे उन स्त्रियों की मानसिकता पर होता था जो अपने पतियों को मुझसे बात करते देखकर अजीब नजरों से मुझे देखने लगती थी, मानो मैं उनसे उनके पतियों को छीन लूंगी। दीदी, ना जाने क्यों लोगों में ऐसी भावना जागृत हो जाती है। क्या एक अकेली लड़की औरत सहज सामान्य जीवन नहीं जी सकती? दीदी, मैं आज भी इन अगणित प्रश्नों के भंवर जाल में फंसी मार्ग ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन उस रात की पार्टी में पत्नीत्व और मातृत्व के गौरव से अभिसिंचित आपके तेज को देखकर इतना अवश्य समझ गई हूं कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपने अपने कर्मपथ पर अग्रसर होकर ही समाज का और अपना भला कर सकते हैं। पत्नीत्व और मातृत्व के गौरव से युक्त स्त्री ही संपूर्ण होती है, और इस संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए कुछ खोना भी पड़े तो कोई बुराई नहीं है। वैसे भी दीदी, जब दो इंसान आपस में प्यार करते हैं, एक बंधन में बंधते हैं, तो कभी कभी अनबन होनी अवश्यंभावी है। अगर इंसान समझदारी से काम ले तो अपने झगड़े सुलझाकर सामान्य जीवन जी सकता है। मैंने अपनी जिद में प्रभाकर के बार बार लौट आने के आग्रह को ठुकराती रही थी, पर बहुत सोच विचार के बाद अपनी बदली सोच के तहत मैंने प्रभाकर के पास लौटने का मन बना लिया। इसके बावजूद कुछ प्रश्न आज भी मुझे चैन नहीं लेने दे रहे हैं। दीदी, हम 21वीं सदी में प्रवेश करने का दम तो भरते हैं, लेकिन आज भी हमारी मानसिकता कितनी खोखली है, ओछी है, संकीर्ण है। तभी तो किसी औरत पर लगाए लांछनों को सुनकर तिल का ताड़ बनाने की अपेक्षा हम सच्चाई जानने की चेष्टा क्यों नहीं करते? उसे नकार क्यों नहीं पाते? उसे अनावृत करते हुए यह क्यों नहीं सोच पाते कि वह किसी की बहन और बेटी भी है? उसकी भी अपनी मर्यादा है, इज्जत है और सम्मान है। एक और बात जो मेरे मन मस्तिष्क में निरंतर मंडरा रही है, हमारे समाज में क्या एक अकेली औरत कभी पूर्ण इज्जत, सम्मान, गर्व और बिना डर के कभी अपना आशियाना खड़ा कर भी पाएगी, या उसे सदा कभी पिता, कभी भाई, कभी पति तो कभी पुत्र रूपी मर्दों के कंधे का सहारा लेना पड़ेगा? दीदी, आपने मुझे राह दिखाई, मेरे जीवन को एक नया आयाम दिया, उसके लिए धन्यवाद। उचित समझे तो पत्रोत्तर अवश्य दीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा। आपकी मालती। अनजाने में अंजलि का मालती के साथ एक खूबसूरत अनाम सा रिश्ता कायम हो गया था। इसीलिए पत्र पढ़कर अंजलि की आंखों में आंसू छलछला आए। बेचारी मालती न जाने कितना दर्द गम दिल में छुपाए चली गई। लोगों ने तो क्या, उसने स्वयं जिसे वह दीदी कहती थी ने भी तो उस पर शक किया था। यह सच है कि मालती के पत्र ने उसके मन मस्तिष्क पर छाया बोझ हल्का कर दिया था, लेकिन एक अकेली, बेबस, लाचार और मजबूर औरत की दास्तान ने पूरे समाज के साथ साथ उसे भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। इसके बावजूद उसे खुशी थी कि मालती अपने प्यार के पास लौट गई थी। शायद इस बार वह अपने प्यार की खट्टी मीठी नोक झोंक में वह अपने उस प्यार में रच बस जाए जिसे वह अपनी नादानी में छोड़ आई थी। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।